हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम नीट के प्रीवियस यूज क्वेश्चंस करने वाले हैं जीओसी पे। जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नेम रिएक्शन पे भी किए हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकती हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं। और एक वीडियो मैंने इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन में बताया है, उसमें सारे नेम रिएक्शंस मैंने कवर किए इम्पोर्टेंट। वो वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस जीओसी के ऊपर। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। कार्बोकैटायन तो आपको पता होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको कार्बोकैटायन बोलते हैं। तो यहाँ पे सब कार्बोकैटायन है, आप देख सकते हैं। तो इनमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है? तो स्टेबिलिटी कैसे कैसे हम लोग को पता चलेगी? स्टेबिलिटी कैसे होती, स्टेबिलिटी की ऑर्डर क्या होती है पहले कार्बोकैटायन की? पहले सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस बेंजाइलिक को दिया जाता है, फिर अलाइलिक को, फिर प्राइमरी कार्बोकैटायन को। तो यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बोकैटायन भी नहीं है, अलाइलिक भी नहीं है, सिर्फ प्राइमरी। तो प्राइमरी में पहले रेजोनेंस और फिर हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ पे कहीं पे भी डबल बॉन्ड और लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो रेजोनेंस तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हाइपर कंजुगेशन, तो सब हाइपर कंजुगेशन दिखाएंगे। तो इसमें इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? तो आपको जैसे पता होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिपेंड्स किस पे डिपेंड करता है? ऑन द एक्सटेंट ऑफ हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट पे डिपेंड करता है। और हाइपर कंजुगेशन किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑन द कार्बोकैटायन सेंटर। ये जो कार्बोकैटायन सेंटर है, इसके अल्फा पोजीशन पे अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हैं, या फिर अल्फा पोजीशन पे कितने हाइड्रोजन एटम है, उस पर डिपेंड करता है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन से देखते हैं किस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास इसके कार्बोकैटायन के अल्फा पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन एटम है, मतलब हमारे पास इधर 2 अल्फा हाइड्रोजन है। सेकेंड बी ऑप्शन में इस कार्बन के पास एक भी इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और इस कार्बन पे 3 है, तो इधर टोटल कितने हो गए? 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बोकैटायन ये है, तो इसके ये वाला और ये वाला इसका अल्फा पोजीशन होगा। तो इस पे 2 और इस पे 2, तो टोटल कितने हो गए? 4 अल्फा हाइड्रोजन एटम। इसमें कार्बोकैटायन ये है, तो इसके अल्फा पोजीशन पे इधर 3 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो जिसका जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ही मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन वो होगी। तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन डी के पास है, ऑप्शन डी। देयरफॉर ऑप्शन डी इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अमॉन्ग दिस। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। तो आपको बस इधर जहाँ पे भी सिर्फ प्राइमरी कार्बोकैटायन है, तो उनका हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होगा, तो द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखना है आपको। जो भी कार्बोकैटायन के पास जो मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन होंगे, वो ज़्यादा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट रिगार्डिंग द माइनस आई इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। माइनस आई इफेक्ट किससे पता चलता है? माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से होता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है।
तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। तो हमें इसमें कौन कौन से ग्रुप हेट्रोएटम्स दिख रहे हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। तो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन दिखाएगा, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन के का माइनस आई इफेक्ट सबसे ग्रेटर होगा, उसके बाद OR ऑक्सीजन का, फिर NR2 नाइट्रोजन। तो ऑर्डर इस फॉर्म में होगा। तो हम लोग को ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन में फ्लोरीन को ग्रेटर दिखाया है, फिर ऑक्सीजन को, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। और सब ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तो ऑप्शन बी में नाइट्रोजन को ग्रेटर दिखाया, पर नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं, तो फिर वो ज़्यादा माइनस का इफेक्ट नहीं दिखा सकता। तो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको माइनस आई इफेक्ट में याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो उसका सबसे हाईएस्ट माइनस आई इफेक्ट होगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड। तो हमको 3 कंपाउंड दिए गए हैं और फिर हाइपर कॉन्जुगेशन अकर्स इन। तो इसमें कौन से में हाइपर कॉन्जुगेशन अकर होगा वो हम लोग को दिखाना है। तो अभी हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चंस में देखा था कि हाइपर कॉन्जुगेशन कब होता है, जब उसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है। तो इधर पे ये फर्स्ट वाला ये फर्स्ट वाला अल्किल फ्री रेडिकल है। द कार्बन एटम हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज sp2 हाइब्रिडाइज। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा कार्बन एटम रिस्पेक्ट टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम शुड हैव एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम। मतलब आपके जो फ्री रेडिकल है उसके बाजू वाले कार्बन एटम पे, अल्फा कार्बन एटम पे एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम होना ही चाहिए, तो ही वो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो करेगा। तब हम फर्स्ट वाले कंपाउंड में देखते हैं। फर्स्ट वाला हम लोग का ये फ्री रेडिकल ये है। तो इधर इसके पास 2 अल्फा कार्बन एटम है, तो इसके पास भी एक भी हाइड्रोजन नहीं है और इसके पास भी एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हाइपर कंजुगेशन शो नहीं कर सकता। हम सेकेंड वाला कंपाउंड देखते हैं। सेकेंड वन के कंपाउंड के पास भी फिनाइल ग्रुप है। फिनाइल ग्रुप में क्या होता है, एक भी कार्बन रहता है और इधर से, तो इसकी वैलेंसी पूरी कंप्लीट हो जाती है, इसलिए इधर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। सो ये भी हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा। तो थर्ड में क्या है, ये है फ्री रेडिकल। तो इसके अल्फा पोजीशन पे क्या है, एक CH3 है, ऐसे बॉन्ड है, CH3 है, इधर से एक बॉन्ड है, इधर से बॉन्ड है, तो इधर एक वैलेंसी बाकी रह गई, मतलब यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन एटम है। तो ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन अकर्स इन ए क्या है, फर्स्ट ओनली, बी सेकेंड ओनली, सी थर्ड ओनली, डी 1 and 3। तो आपने हम लोग ने फर्स्ट में देखा, फर्स्ट में भी नहीं है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सेकेंड में भी नहीं है, ओनली इन थर्ड, तो हम लोग ने देखा थर्ड में पॉसिबल है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। 1 and 3 रॉन्ग ऑप्शन। तो इधर करेक्ट ऑप्शन क्या है, थर्ड ओनली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following carbocation is expected to be more stable carbocation?
तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए, तो इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है? पहले तो हमें ये देखना है ये NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सब में NO2 है, मतलब सब में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये कौन सा इफेक्ट देगा? अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो -I इफेक्ट देगा। और -I इफेक्ट क्या होता है? डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस। जैसे ही कार्बोकेटाइन से उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की डिस्टेंस बढ़ेगी, वैसे ही -I इफेक्ट क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो हम देखते हैं कार्बोकेटाइन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग NO2 की डिस्टेंस कितनी है। यहाँ पे इतनी है, यहाँ पे तो कार्बोकेटाइन के पोजीशन पे ही NO2 है, तो इधर सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट देगा। यहाँ पे भी यही पोजीशन है, तो यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट देगा। यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, पैरा पोजीशन पे, कार्बोकेटाइन के पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ पे सबसे लेस -I इफेक्ट दिखाएगा। तो -I इफेक्ट कम होगी तो कार्बोकेटाइन कम स्टेबल होगा। तो ऑप्शन C is the correct option, as carbon atom with a positive charge is at a maximum distance, so -I effect is minimum and hence it is the most stable carbocation. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में भी पूछा गया है। ये सब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोफाइल इज। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स E+। इलेक्ट्रोफाइल हमेशा पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं पहले। इलेक्ट्रोफाइल इज अ नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज एंड कैन फॉर्म बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूक्लियोफाइल। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट ही नेगेटिवली चार्ज है, यही रॉन्ग हो गया कि नेगेटिवली चार्ज है, तो यही करेक्ट स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता, ये इनकरेक्ट है। सेकेंड राइट है कि इट कैन फॉर्म अ बॉन्ड विद अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि पॉजिटिव है, हम लोग के पास नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये हम बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, पर नेगेटिवली चार्ज दिया इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सेकेंड ऑप्शन में इलेक्ट्रोफाइल इज नेगेटिवली चार्ज, अगेन नेगेटिवली चार्ज, मतलब ये भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सपेक्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोफाइल को बॉन्ड फॉर्म करने के लिए न्यूक्लियोफाइल ज़रूरी है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, तो ये सब इनकरेक्ट ऑप्शन है। इलेक्ट्रोफाइल आर जनरली न्यूट्रल स्पीसीज एंड कैन फॉर्म बॉन्ड बाय एक्सपेक्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, न्यूट्रल नहीं होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और वो न्यूक्लियोफाइल से ही बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, तो ये न्यूट्रल लिखा है, मतलब ये भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो डी ऑप्शन बचा। इलेक्ट्रोफाइल कैन आइदर बी न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके और न्यूक्लियोफाइल से बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी सब इनकरेक्ट। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ cyclopentanone with methyl lithium gives which of the following species? Cyclopentanone
साइक्लोपेंटेनॉन, पेंटेनॉन मतलब 5 मेंबर्ड, साइक्लिक है तो 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग, और पेंटेनॉन। तो साइक्लोपेंटेनॉन हम लोग ने ड्रॉ कर लिया, साइक्लोपेंटेनॉन विथ मिथाइल लिथियम। मिथाइल लिथियम क्या होगा? CH3Li। तो मिथाइल लिथियम बहुत अच्छा बेस है, तो यहाँ पे ये एक अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो वो बेस क्या करेगा? अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और उधर लिथियम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। नेगेटिवली चार्ज Li पॉजिटिव, तो हमें क्या मिलेगा? साइक्लोपेंटेनॉन एनायन। तो हमें क्या मिला था? हम इधर प्रोडक्ट लिख लेते हैं, डबल बॉन्ड O, नेगेटिवली चार्ज Li प्लस। तो ये क्या है? साइक्लोपेंटेनॉन है तो साइक्लोपेंटेनॉन, और एनायन है तो साइक्लोपेंटेनॉन एनायन फॉर्म होगा। तो हम लोग को क्या मिलेगा? हम लोग का रेडिकल भी फॉर्म नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। बाय रेडिकल भी नहीं फॉर्म हुआ, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। हमारा इधर क्या हुआ? कैटायन, अरे एनायन फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए साइक्लोपेंटेनॉल एनायन। और ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है, क्योंकि साइक्लोपेंटेनॉल कैटायन दिया है। कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज, हम लोग को इधर पॉजिटिवली चार्ज नहीं मिला है, हम लोग को क्या है? एनायन मिला था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और हमें इधर बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ये Li इधर फॉर्म, और ये CH3 ने इधर हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लिया था, हम लोग को इधर CH4 मीथेन गैस एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फॉर अ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन टू टेक प्लेस? ये क्वेश्चन 2015 में गया था। तो हमके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिए गए हैं, तो इनमें से करेक्ट कौन सा है? तो ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए में सिर्फ ये Cl का डिस्प्लेसमेंट दिखाया गया है, तो उसकी वजह से ना कोई बॉन्ड, दूसरा कोई बॉन्ड फॉर्मेशन भी नहीं होगा। इधर क्या होगा? रेडिकल फॉर्मेशन होगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं है। अब ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में ये डबल बॉन्ड ब्रेक किया है, और इधर फॉर्मेशन है, तो क्लोरीन का रिप्लेसमेंट पॉसिबल ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट क्लोरीन क्यों गिव अप होगा? नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड तो इस तरह फॉर्म हुआ है। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन में देखते हैं। थर्ड ऑप्शन है डबल बॉन्ड डिस्प्लेस होके इधर हो गया, तो इधर एक सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी, तो क्लोरीन एज अ लिविंग ग्रुप डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। दूसरा हम देख लेते हैं और कौन सा है। CH3CH डबल बॉन्ड CH, इधर से ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखाया है, पर क्लोरीन एज अ लिविंग ग्रुप दिखाया नहीं है, तो फिर ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी, जिसमें डबल बॉन्ड रिप्लेस हो रहा है और क्लोरीन ग्रुप लीव कर रहा है।
So C is the correct nucleophilic reaction to take place. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Kejal method is used in the estimation of. Kejal method is used in the, तो आपको याद रखना है Kejal method सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के लिए यूज किया जाता है. उसके एस्टिमेशन क्वांटिटेटिवली हम लोग को नाइट्रोजन का वो वैल्यू निकालनी होती है, क्वांटिटेटिव वैल्यू. तो हम लोग Kejal मेथड यूज़ करते हैं. इसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग नाइट्रोजन वाले कंपाउंड को पहले डाइजेस्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड कॉपर, फिर उसको डिस्टिलेशन, फिर टाइट्रेशन, फिर उसकी जो वैल्यू मिलेगी उसकी कैलकुलेशन करके फिर हम लोग नाइट्रोजन का कंटेंट ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं. तो Kejal मेथड इज यूज इन द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The IUPAC name of the following compound. IUPAC name of the following compound. तो पहले हम लोग को इसमें देखना है कि क्या क्या दिख रहा है. हम लोग को एक इधर फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है. फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड है और यहाँ पे कीटोन है. फिर इधर एक डबल बॉन्ड है और नॉर्मल चेन है. तो IUPAC में हम लोग पहले क्या लिखते हैं, पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस दी जाती है, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर साइड चेन को. तो हम लोग को इस तरह से लिखना है कि सब फंक्शनल ग्रुप का सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस मिले. टू 1 2 3 4 4 5 6. तो टोटल 6 है. तो इसका पेरेंट चेन क्या हो गया, हेक्स. और थर्ड पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप है, सेकेंड पोजीशन पे अल्डिहाइड ग्रुप है. तो इसका IUPAC नेम होगा 3 कीटो. सेकेंड पोजीशन पे ये मिथाइल ग्रुप है. हमने पेरेंट चेन देखा था हेक्स. और 5 पे डबल बॉन्ड नहीं है, हमारा 4 पे है, तो ये ऑप्शन बराबर नहीं है. हम ये देखते हैं 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स. फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड है इसलिए इन, और 2 पे मिथाइल ग्रुप, अरे 2 पे, और वो पूरा हम लोग ने फर्स्ट पोजीशन पे अल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए उसका सफिक्स AL ऐड हो जाएगा. तो करेक्ट IUPAC नेम क्या है, 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 एनाल. ये क्वेश्चन 2017 में पूछा है. एक IUPAC का क्वेश्चन तो आता ही आता है. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. द क्लोरीन कार्बन क्लोरीन एंगल इन 1,1,2,2 tetrachloroethene and tetrachloromethane respectively will be about. तो ये फर्स्ट जो हम लोग का दिया है 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथीन, ये एक अल्कीन ग्रुप है. अल्कीन मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा. तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड का एंगल क्या होता है, 120 डिग्री एंगल होता है. sp2 हाइब्रिडाइज्ड 120 डिग्री एंगल होता है. और
सेकेंड कंपाउंड क्या है, टेट्राक्लोरोमीथेन। मीथेन मीन्स अल्केन है, तो ये क्या, अल्केन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए है 120 एंड 109.5 डिग्री, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इट्स एलिमेंटल एनालिसिस गिव 38.71% and hydrogen 9.67%. The empirical formula of the compound. तो हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है। तो हम लोग के पास कौन कौन से है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन का दिया है 38.71, हाइड्रोजन का 9.67, पर ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं दिया, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के परसेंटेज को ऐड करेंगे और फिर इसको 100 से माइनस करेंगे, तो हम लोग को ऑक्सीजन का परसेंटेज हम लोग को पता चल जाएगा। तो कार्बन हाइड्रोजन का परसेंटेज को हम लोग प्लस करेंगे, तो हम लोग को क्या मिला, 48.38%। तो हम लोग 100% में से 48.38% को माइनस करेंगे, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज हम लोग को मिलेगा 51.62%। तो हम लोग को सबका परसेंटेज पता चल गया। तो अब हम लोग उसका रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करेंगे। परसेंटेज पता चल गया तो हम उसके रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम नंबर ऑफ कार्बन एटम कैसे फाइंड करेंगे। कार्बन एटम का परसेंटेज था 38.71। तो कार्बन और कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, 12 होता है, तो हम लोग इसको 12 से डिवाइड करेंगे, तो 3.22। फिर हाइड्रोजन का फाइंड करेंगे 9.67 डिवाइड बाय 1, हम लोग को 9.67 मिला। फिर हम लोग ऑक्सीजन का फाइंड करेंगे। ऑक्सीजन का क्या आया था, 51.62 डिवाइडेड बाय 16, तो यहाँ पे भी 3.22, हम लोग को 3.22, 9.67 और 3.22 कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, रेशियो फाइंड करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग को 3.22, 9.67, 3.22, तो इसको हम सबको 3.22 से डिवाइड करेंगे, तो 3.22 को 3.22 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को 1 मिला। 9.67 को 3.22 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को 3 मिला। फिर 3.22 को फिर 1 मिला, तो हम लोग को रेशियो क्या हो गया, 1:3:1। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, C1H3O1, तो CH3O। तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हुआ, CH3O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले इसका। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, CH3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले इसका।
तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, CH3O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द खेजदार मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, हम लोग ने पहले भी क्वेश्चन में देखा था खेजल मेथड हम लोग नाइट्रोजन एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। प्रेजेंट इन अ सॉइल सैंपल अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम 0.75 ग्राम ऑफ सैंपल। अमोनिया इवॉल्व हो रहा है, NH3 0.7 ग्राम ऑफ सैंपल न्यूट्रलाइज 10 ml of 1 molar H2SO4. The percentage of nitrogen in the soil, हम लोग को नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है सॉइल में। तो हमको गिवन क्या क्या है? 0.75 ग्राम ऑफ अमोनिया इवॉल्व हो रहा है, अमोनिया इवॉल्व हो रहा है 0.7 ग्राम ऑफ सैंपल में से, 75 ग्राम ऑफ सैंपल में, और वो न्यूट्रलाइज कर रहा है 10 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4। तो हम देखते हैं क्वेश्चन आगे। टेन ml ऑफ 1 मोलर H2SO4। तो कितने ml ऑफ NH3 हम लोग 1 मोलर NH3 हम लोग को मिलेगा, वो पहले फाइंड करना पड़ेगा हम लोग को। ml ऑफ 1 मोलर NH3, तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग? हम लोग को पहले इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा H2SO4। तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा? वॉल्यूम इनटू इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होगा? 2। इसका वॉल्यूम हम लोग को नहीं पता, इसलिए x ले लेंगे। इसका इक्विवेलेंट मास क्या है? 1। तो 10 2 ज़ा 20 इंटू x इंटू 1 x, x इज इक्वल टू 20। तो हम लोग को क्या मिला? इधर x, तो x के जगह पे हम लोग क्या मिला? 20 ml। तो 10 ml ऑफ H2SO4 will 1 molar H2SO4 will give 20 ml ऑफ 1 molar NH3। ये आगे देखते हैं हम लोग। पहले हम लोग ने ये तो कैलकुलेट कर लिया कि कितने ml ऑफ NH3 हम लोग NH3 न्यूट्रलाइज करेगा, वो 10 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4 में, तो वो क्या है? 20। तो 1000 ml ऑफ 1 मोलर NH3 कंटेन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। 1 मोलर NH3 में 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन होगा, क्योंकि नाइट्रोजन की मास क्या है? 14। तो 1000 ml ऑफ 1 मोलर NH3 contain 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो 20 ml ऑफ 1 मोलर NH3 में कितने ग्राम ऑफ नाइट्रोजन होगा, वो हम लोग को फाइंड करना है। Therefore, ml of 1 molar NH3 कितना नाइट्रोजन कंटेन करेगा? तो हम लोग को कैलकुलेट करेंगे 14 इंटू 20 2000, और परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन भी निकालेंगे। तो इसको हम लोग का सैंपल कितना था? 0.75, और परसेंटेज निकालेंगे इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग एक पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को मिलता है 37.33%। तो कितने? तो 0.75 ग्राम ऑफ सैंपल में 37.33% ऑफ नाइट्रोजन होगा। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं है कि नहीं। 37.33%। द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये सब समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।
If you like this, give it a like and share with your friends, and don't forget to subscribe for more such